मेरे प्रिय आत्मा, संतति निग्रह या परिवार नियोजन का कुछ इसके पहले 2-3 बातें आपसे कहना चाहूँ। पहली बात तो ये कहना चाहूँ कि आदमी एक ऐसा जानवर है जो इतिहास से कुछ भी सीखता नहीं। इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है, लेकिन इतिहास से कुछ सीखता नहीं। और ये इसलिए सबसे पहले कहना चाहता हूं कि इतिहास की सारी खोजों ने जो सबसे बड़ी बात प्रमाणित की है वो ये कि इस पृथ्वी पर बहुत से प्राणियों की जातियां अपने को बढ़ा के पूरी तरह नष्ट हो गई। इस जमीन पर बहुत शक्तिशाली पशुओं का निवास था, लेकिन वे अपने को बढ़ा के नष्ट हो गए। आज से 5 लाख वर्ष पहले, और जो मैं कह रहा हूं वो वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कहता हूं, जमीन पर हाथी से भी बड़ी छिपकलियां थी। अब तो आपके घर में जो छिपकली बची है वही उसका एकमात्र वंशज है। इतना शक्तिशाली जानवर था, उसकी अस्थियां तो उपलब्ध हो गई। वो सारी पृथ्वी पर फैल गया था, अचानक विदा कैसे हो गए? उसने इतने बच्चे पैदा कर लिए, इतनी संख्या बढ़ा ली कि जमीन उसके रहने को, उसको बसाने को असमर्थ हो गई। किसी युद्ध में वो प्राणी नहीं मरा, कोई एटम बम उस पर नहीं गिरा, भीतर से ही उसकी संख्या का एक्सप्लोजन उसकी मृत्यु बन गई। ऐसे और सैकड़ों प्राणी इस पृथ्वी पर रहे और अपने को बढ़ा के ही समाप्त हो गए। मनुष्य जाति फिर उस बिंदु के करीब आ रही है जहां वो अपने को बढ़ा के समाप्त हो सके। बुद्ध के जमाने में इस देश की आबादी 2 करोड़ थी। लोग अगर थोड़े खुशहाल थे तो कोई सतयुग के कारण नहीं। जमीन थी ज्यादा, लोग थे कम। अतीत की जो हम स्मृतियां लाए हैं खुशहाली की, वो खुशहाली की स्मृतियां नहीं, वे स्मृतियां हैं जमीन के ज्यादा होने की, लोगों के कम होने की। भोजन ज्यादा था, लोग कम थे, एक खुशहाली थी। सारी मनुष्य जाति की संख्या, और अगर हम 2000 साल पीछे चले जाएं बुद्ध से, तो आज से 5000 साल पहले सारी पृथ्वी की संख्या ही 2 करोड़ थी। आज पृथ्वी की संख्या 3.5 अरब से ऊपर है, 350 करोड़ से ऊपर है। पृथ्वी उतनी ही है, संख्या 350 करोड़ से ऊपर है, और हम प्रतिदिन उस संख्या को बढ़ा रहे हैं। वो संख्या हम इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं कि अंदाजन 1.5 लाख लोग रोज बढ़ जाते हैं। जितनी देर में यहां घंटे भर बात करूंगा उतनी देर मनुष्यता शांत नहीं बैठी रहेगी। उस घंटे भर में हजारों लोग बढ़ चुके होंगे। ये सदी पूरे होते होते अगर दुर्भाग्य से आदमी को समझ ना आई तो इस सदी के पूरे होते होते यानी आज से 30 वर्ष बाद जमीन पर कोहनी हिलाने की जगह न रह जाए। तब सभाएं करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, हम 24 घंटे सभाओं में होंगे। ये हो नहीं पाएगा, ये हो नहीं पाएगा। कोई ना कोई सौभाग्य, युद्ध, महामारी, कोई ना कोई सौभाग्य, मैं कह रहा हूं, इसे होने नहीं देगा। लेकिन अगर ये महामारी और युद्ध से हुआ तो मनुष्य की बुद्धि पर बड़ा कलंक लग जाएगा।
जिन सिनसार की मैंने बात की, जिन छिपकलियों की बात की जो हाथियों से बड़ी थी और अब नहीं है, उनके पास कोई बुद्धि न थी, शरीर बहुत बड़ा था। वे कोई उपाय न कर सके, वे कुछ सोच न सके, वे मर गए। हम सदा से ऐसा सोचते रहे हैं कि आदमी सोचने वाला प्राणी है, हालांकि आदमी सबूत नहीं देता इस बात की। और इधर 50 सालों से आदमी को जितनी समझने की कोशिश की गई है उतना ही पुराना विश्वास कमजोर हुआ है। वो जो रैशनल बीइंग का ख्याल था वो कमजोर हुआ है। आदमी भी विचारवान प्राणी नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि वो भी जो कर रहा है अत्यंत विचारवान है। और सबसे बड़ी विचारहीनता जो हम कर सकते हैं आज, वो संख्या को बढ़ाए जाने की। इस समय वो आदमी उतना बुरा नहीं जो किसी की हत्या कर देता है, उतना बड़ा क्रिमिनल नहीं, बल्कि कौन जाने वो आदमी कुछ अच्छा ही काम कर रहा है। मनुष्य के मनुष्य को नहीं कहता कि कोई हत्या करे, कोई हत्यारे को हत्या करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हत्या उतना बड़ा अपराध नहीं जितने एक नए बच्चे को जन्म देना बड़ा अपराध है। क्योंकि हत्या से एक आदमी मरेगा और एक बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया अगर जारी रहती तो पूरी मनुष्यता भी मर सकती है। ये जो संभावना बनी कि इतनी संख्या हो जाए, ये संभावना मनुष्य की अपनी खोजों का परिणाम है। इथोपिया में लोग बहुत सी बीमारियों से मरते हैं, जो बीमारियां दूसरे मुल्कों में समाप्त हो गई हैं। इथोपिया का सम्राट हेलशासी अमेरिका से एक छोटा सा आयोग बुलाया डॉक्टरों का जांच पड़ताल के लिए इथोपिया में कि वहां की बीमारियों को कैसे रोका जा सके। उन्होंने जांच पड़ताल की और रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में लिखा कि इथोपिया के लोग जो पानी पीते हैं वो बहुत ही संक्रामक कीटाणुओं से भरा हुआ है। और इथोपिया में लोग सड़क के किनारे जो गड्ढों में पानी भर जाता है वर्षा का, तो उसको भी पीने के काम में ले आते हैं। उसमें जानवर स्नान भी करते रहते हैं, पीते भी रहते हैं, और लोग भी उसको पी लेते हैं। तो उस कमीशन ने कहा कि अगर शुद्ध पानी पिलाने की चिंता की जाए तो इथोपिया की बहुत सी बीमारियां विदा हो सकती हैं। सम्राट ने वो कमीशन के आयोग की जो रिपोर्ट थी उसे रख के कहा कि आपकी खोज के लिए धन्यवाद, लेकिन ये काम मैं कभी करूंगा नहीं। आयोग ने कहा आप क्या कह रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उस सम्राट ने कहा कि पहले मैं उन्हें बचाने का इंतजाम करूं और कल फिर उन्हें समझाने जाऊं कि बच्चे पैदा मत करो, ये झंझट दौड़ी हो जाएगी। इधर मैं बचाऊं उनको बीमारी से और उधर बच्चे बढ़ेंगे, और कल फिर जगह जगह लिखना पड़े कम बच्चे होते हैं अच्छे, वो सबकी पंचायत में मैं न पढ़ूंगा, वो अपने आप ही कम हो जाए। कठोर लगती है इथोपिया के सम्राट की बात, लेकिन हम सबको देख के ऐसा लगता है कि शायद वो आदमी ठीक ही कहता है। आदमी ने मृत्यु दर कम कर दी और अनुपात बिगाड़ दिया। आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले 10 बच्चे पैदा होते तो 9 बच्चों के मरने की संभावना थी। आज 10 बच्चे पैदा होते हैं तो 9 के बचने की संभावना हो, और वो जो एक मर रहा है वो भी हमारी कुछ नासमझी से मर रहा है, नहीं तो उसको भी मरने की जरूरत नहीं। और आज से 200 साल पहले 10 बच्चों में वो जो एक बच जाता था वो परमात्मा की कृपा से बचता था, हमारी समझदारी से नहीं। हमारी समझदारी से तो 9 मरते थे। तो एक एक आदमी 20-25 बच्चे भी पैदा करता था, क्योंकि 20-25 बच्चे पैदा करके भी 2 बच्चे बच जाएं तो बहुत था। आदत पुरानी है, 20-25 बच्चे पैदा हम अभी भी करना चाहें, लेकिन अब 20-25 बच्चे ही बच जाते। मनुष्य ने मृत्यु दर पर रोक लगा दी है, बीमारी पर रोक लगा दी है। आज से 5000 वर्ष पुरानी जितनी कब्रें मिली हैं, उनमें जो हड्डियां मिली हैं
उनके निरीक्षण की खबर बड़ी अद्भुत है। वो खबर यह है कि आज से 5000 साल पहले 25 वर्ष सबसे बड़ी उम्र थी। 25 वर्ष से पुरानी हड्डी कोई भी नहीं मिल सकी। 25 साल की उम्र, पच्चीस साल की उम्र आखिरी उम्र रही हो, आज उम्र कई मुल्कों में 70, 80, 85 के बिंदु को छू गई। रूस में आज हजारों ऐसे लोग हैं जो 150 वर्ष के करीब या पार कर गए। और जितनी हमारी वैज्ञानिक समझ बढ़ी है, उसकी संभावना बढ़ती जाती है कि हम चाहें तो आदमी की उम्र को अंतहीन लंबा कर सकते हैं। ये हमारी संभावना बढ़ गई है। विज्ञान ने मौत को पीछे हटा दिया, लेकिन जन्म की जो पैदा करने की हमारी आदत है वो अवैज्ञानिक, वो उन दिनों की है जब विज्ञान नहीं था। प्रकृति जो है भूल चूक ना हो जाए इसलिए बहुत अबंडेंस में प्रयोग करती, बहुत अति में प्रयोग करती। जहां एक गोली मारने से काम चल जाए वहां प्रकृति 1000 गोली मारती, क्योंकि अंधा खेल है। 1000 में एक लग जाए तो बहुत, आदमी निशानेबाज हो गया। अब वो एक ही गोली में मार सकता है, लेकिन आदत उसकी पुरानी। प्रकृति के अबंडेंस को समझना बहुत जरूरी है। एक बीज आप लगाते हैं, 1000 लाख बीज हो जाते हैं। ये इस बात की कोशिश है कि लाख बीज में कम से कम एक तो फिर पौधा बन सकेगा। एक पुरुष अपनी साधारण स्वास्थ्य की जिंदगी में 4,000 संभोग कर सकता है, सहज 4,000। और अगर प्रत्येक संभोग बच्चा बन सके तो एक एक आदमी 4,000 बच्चों का बाप हो सकता है। लेकिन ये 4,000 नहीं हो पाता क्योंकि स्त्री की क्षमता बहुत कम है। वो वर्ष में एक ही बच्चे को जन्म दे सकते। इसलिए जिन मुल्कों में बच्चों की ज्यादा जरूरत थी, जैसे मुसलमानी मुल्कों में, क्योंकि युद्ध उन्हें करना था और लड़के मर जाते, इसलिए मोहम्मद ने 4-4 शादियों की छूट दी। पुरुष कम हो, औरतें ज्यादा हो तो संख्या को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एक पुरुष 50 स्त्रियों से बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन अगर स्त्रियां कम हो जाएं, पुरुष कितने ही हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्त्री की क्षमता बहुत सीमित है। वो एक ही बच्चे को वर्ष में जन्म दे दे तो बहुत है। 4,000 मैं कह रहा हूं, अगर एक एक संभोग बच्चा बन जाए तो 4,000 बच्चे एक पुरुष पैदा कर सकता है। लेकिन एक संभोग में जितने वीर्याणु जाते हैं उसमें 1 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते। एक संभोग में 1 करोड़ वीर्याणु जाते हैं। अगर इसको भी हम हिसाब में लें तो 1 करोड़ गुणित 4,000, 4,000 करोड़ बच्चे एक पुरुष के व्यक्तित्व से पैदा हो सकते। एक पुरुष इतने वीर्याणु पैदा करता है अपनी सामान्य उम्र में कि इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उससे कई 100 गुना ज्यादा। अभी 3.5 अरब लोग हैं, 350 करोड़, 4,000 करोड़ बच्चों का बाप एक आदमी बन सकता है। बनता तो है 3-4 का, 6-7 का, 8 का। लेकिन प्रकृति भूल चूक न हो जाए इसलिए इंतजाम बहुत अतिरेक करती। तो हमने मृत्यु दर तो रोक ली, और प्रकृति का जो अतिरेक का इंतजाम है उस अतिरेक को हम जारी रखें तो मनुष्य अपनी ही संख्या के दबाव से मर सकता है। और अब तो और नई संभावनाएं खुल गई हैं। वे संभावनाएं हमारी जो सामान्य सीमाएं थी उनके भी पार ले जाती। जैसे आज वीर्याणु को सुरक्षित रखा जा सकता है, पुराने जमाने में ये संभावना न थी। आप पैदा रहते दुनिया में आप तो ही बाप बन सकते थे, अब आपका रहना आवश्यक नहीं। आप 1000 साल बाद भी किसी बेटे के बाप बन सकते। आपके वीर्याणु को सुरक्षित रखा जा सकता है।
अब जरूरी नहीं कि बाप मौजूद ही हो तभी बाप बने। अब पोस्ट फादरहुड भी संभव है। बाप मर चुका 1000 साल पहले, लेकिन उसका वीर्याणु सुरक्षित रह सकता है। एक विशेष तापमान पर उसका वीर्याणु जिंदा रह सकता है और वो वीर्याणु कभी भी उपयोग किया जा सकता है। स्त्री के भी अंडे को बचाया जा सकता है और कभी भी कोई मां बन सकती है। अब मां बनने के लिए बेटे को पेट में ढोना ही अनिवार्य शर्त नहीं। ये सारी संभावनाएं जीवन को बचाने की बढ़ गई, मौत को दूर हटाने की संभावना बढ़ गई। लेकिन हमारी जो आदतें हैं, हमारे जीवन के प्रति जो ढंग है, वो पूर्व वैज्ञानिक स्थिति के हैं। इसलिए हम बच्चे पैदा किए चले जाते और अब हमें कुछ ख्याल भी नहीं है कि जब बच्चा पैदा होता है तब भी हम बैंड बाजा बजाते। ये बैंड बाजा उस दिन का है जब 10 बच्चे पैदा होते और 9 मरते। स्वाभाविक उस दिन बैंड बाजा बजाने की बात थी। 10 बच्चे पैदा होते और 1 बचता, 9 मरते। तो जो बच्चा बच जाता उसके लिए बैंड बाजा बजता, गांव में मिठाई बटती, फूल बटते, झंडियां लगती, स्वागत होता। ये बिल्कुल स्वाभाविक आदत हमारी वही है। अब एक एक बच्चा बहुत खतरनाक है, लेकिन बैंड बाजा अब भी हम बजा रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं। एक एक आदमी को ख्याल नहीं कि स्थिति पूरी बदल गई, पूरी स्थिति बदल गई। अब एक एक बच्चा जो जमीन पे कदम रख रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है पूरी मनुष्य जाति की मौत को, तीव्रता से करीब ला रहा है। ये मौत की जो बहुत अनजान अचेतन हमारे मन में तीव्र छाया पड़ रही है, इस छाया के बहुत परिणाम होने शुरू हुए हैं। जैसे कि बड़े नगरों में कलकत्ता है, लोग सोचते हैं कि नक्सलवाद कोई कम्युनिज्म की बात है, ऊपरी अर्थों में ऐसा ही दिखाई पड़ता है। लेकिन जो बहुत गहरे खोजते हैं उनकी खोज ये है कि आदमी शांति में अगर रहे तो उनके बीच एक डेफिनेट स्पेस चाहिए, नहीं तो शांति में नहीं रह सकते। एक सुनिश्चित अवकाश चाहिए। चूहों पर बहुत प्रयोग हुए हैं, शेरों पर बहुत प्रयोग हुए हैं और उनने बड़े अद्भुत परिणाम दिए हैं। आदमी पर प्रयोग करने की हिम्मत तो अब भी आदमी नहीं जुटा पाया, नहीं तो बहुत साफ परिणाम हो जाए। एक शेर को जिंदा रहने के लिए 10 वर्ग मील की जगह चाहिए। अगर 10 वर्ग मील की जगह में 10-5 शेरों को रख दिया जाए तो उनके पागल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जान के आप हैरान होंगे कि जंगल में कोई जानवर आमतौर से पागल नहीं होता और अजायब घर में आमतौर से जानवर पागल हो जाते हैं। और अजायब घर में और जंगल में सिर्फ एक फर्क, लिविंग स्पेस कम हो जाती है। और बल्कि अजायब घर में जंगल की बजाय ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा वैज्ञानिक भोजन, ज्यादा पीछे डॉक्टर लगा, सारा इंतजाम है जो जंगल में नहीं है। न कोई डॉक्टर है, न भोजन की उचित सुविधा है, जानवर को भूखा भी रहना पड़ता है, लेकिन जंगल का जानवर पागल नहीं होता और अजायब घर के जानवर पागल होता। जब मैंने पहली दफे अजायब घरों का अध्ययन किया और मुझे पता चला कि अजायब घर में जंगल के जानवर पागल हो जाते हैं, तो मुझे ख्याल हुआ कि हमने आदमी के समाज को कहीं अजायब घर नहीं बना दिया। क्योंकि आदमी जितना पागल हो रहा उतना कोई जानवर पागल नहीं हो रहा। और ये पागल का अनुपात भी जितना सघन होती जाती है संख्या, वहां बढ़ता चला जाता है, उसी अनुपात में बढ़ता चला है। आज भी आदिवासी हमारी बजाय कम पागल होता है और हम भी आज बंबई की बजाय कम पागल होते हैं और बंबई भी अभी न्यूयॉर्क की बजाय कम पागल होता है। आज अमेरिका में मरीजों के लिए जितने बेड हैं, जितने बिस्तर हैं, उसमें आधे बिस्तर मानसिक मरीजों के लिए। यह अनुपात बहुत अद्भुत है। 50% बेड अमेरिका के मानसिक मरीज के लिए है और प्रतिदिन 15 लाख आदमी मानसिक इलाज के लिए पूछताछ कर रहे हैं। असल में शरीर का डॉक्टर अमेरिका में आउट ऑफ डेट हो गया है। मन का डॉक्टर आधुनिक, अत्याधुनिक चिकित्सक है। ये पागलपन तीव्रता से बढ़ता चला जाएगा, इस कई रूपों में प्रकट होगा। अब कलकत्ते में या बंबई में अगर
पागलपन फूटता है और लोग बस जलाते हैं और ट्राम जलाते हैं। तो राजनीतिक नेता जो बातें हमें बताता है कि कम्युनिज्म का प्रभाव है, ये फला बात का प्रभाव है, ये ढिका बात का प्रभाव है, ये अखबार के तल की बुद्धि से खोजी गई बातें, जिन्होंने अखबार से ज्यादा जिंदगी में और कुछ भी नहीं सोचा और खोजा। वैसे भी राजनीतिक नेता होने के लिए बुद्धि की कोई जरूरत नहीं हो, बल्कि बुद्धि हो तो राजनीतिक नेता होना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेता होने के लिए अनुयायियों के पीछे चलना पड़ता है, और जहां बुद्धू अनुयायी हो वहां नेता बुद्धिमान होना बहुत मुश्किल है। उसे बुद्धू होना ही चाहिए, निष्णात बुद्धू होना चाहिए। राजनीतिक नेता कहता है कि कम्युनिज्म है, फला है, ढिका है, ये सब ऊपरी बकवास। असली सवाल भीतर लिविंग स्पेस कम होती जा रही है। सार्त्र ने एक छोटी सी कहानी लिखी है। कहानी लिखी है कि सुना था मैंने नर्क के संबंध में कि वहां भट्टियां जलती हैं और पापी उन भट्टियों में जलाए जाते हैं, लेकिन मुझे कभी बहुत डर नहीं लगा, बल्कि कई दफा ऐसा भी लगा कि स्वर्ग जाना कुछ ठीक नहीं, मोनोटोनस होगा। ऐसे भी साधु संत मोनोटोनस होते, उनके साथ रहो तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए लोग जल्दी दर्शन करके जाते हैं। दर्शन शायद इसीलिए खोजना पड़ा ताकि ज्यादा देर साथ न रहना पड़े, नमस्कार और बेटा। साधु संत जो है उबाने वाले हो जाते हैं। असल में एक सा ही स्वर बजता है तो उबाने वाला हो ही जाता है। पापी आदमी थोड़ा रुचिपूर्ण होता है, इंटरेस्टिंग होता है। सच तो यह है कि अच्छे आदमी के ऊपर कोई कहानी ही नहीं लिखी जा सकती। अच्छे आदमी की कोई कहानी ही नहीं होती, कहानी सिर्फ बुरे आदमी की होती। अच्छे आदमी की असल में कोई बायोग्राफी नहीं होती, बुरे आदमी की होती। सार्त्र को ख्याल है मन में कि स्वर्ग में तो कुछ रस ना होगा, वहां तो दुनिया भर के सब उबाने वाले लोग इकट्ठे हो गए और बैठे होंगे अपनी अपनी सिद्धि सलाहों पर, वहां कुछ करने को नहीं बचा होगा। नर्क देखने लायक होगा, दुनिया भर के पापी जहां इकट्ठे हों, वहां जिंदगी बड़ी रसपूर्ण होगी और वहां घटनाएं घटती होंगी, फेनोमिनल ऐसी घटनाएं घटती होंगी जो कि सदियों तक लोग चर्चा करें, जहां सारे पापी इकट्ठे हो गए। लेकिन एक रात सपना उसने देखा कि वो नर्क में चला गया है, लेकिन वहां न भट्टियां हैं, न आग जल रही है, न कोई सड़ाया जा रहा, न कोई गलाया जा रहा, बल्कि एक और दूसरी मुसीबत है जो ख्याल में ही नहीं। वो ये है कि एक छोटा सा कमरा है जिसमें कोई एग्जिट नहीं, जिसमें बाहर जाने का उपाय नहीं, द्वार नहीं। एक छोटा कमरा है, बाहर जाने का द्वार नहीं, और 3 आदमी हैं, और 3 आदमियों के बस खड़े रहने के लायक जगह है। जरा हेलो डुलो के दूसरे से छू जाते हैं, और तीनों में से कोई किसी की भाषा नहीं समझता, और तीनों को साथ रहना पड़ता है। प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है, बस वो इतना कमरा है, बस वो 3 आदमी, कोई किसी की भाषा नहीं समझता। जागो तो उन 3 कुत्तों को देखते रहो, सो तो वो तुमको देखते रहे, कुछ भी करो वो 3 वहां है। 15 मिनट बाद ही बस तीनों पागल होने लगते हैं। किसी ने किसी को कुछ किया नहीं, लेकिन लिविंग स्पेस नहीं, बीच में जगह नहीं, और जब जगह नहीं होती तो प्राइवेसी खत्म हो जाती है। प्राइवेसी के लिए जगह चाहिए। गरीब की सबसे बड़ी जो दुविधा है वो है प्राइवेसी का अभाव। भोजन नहीं, कपड़ा नहीं। गरीब का सबसे बड़ा दुख है कि उसकी प्राइवेट जिंदगी नहीं हो सकती। वह अगर अपनी पत्नी से भी बात कर रहा हो तो भी पड़ोसी सुनता है। वो अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं कर सकता बिना इसके कि उसके बेटे बेटी जान ले। गरीब की सबसे बड़ी तकलीफ है कि वो अकेले में नहीं हो सकता, उसकी प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं है। समृद्धि का एकमात्र सुख है कि आप अकेले में हो सकते हैं और दुनिया और अपने बीच स्पेस पैदा कर सकते हैं, जगह पैदा कर सकते हैं, बड़ी जगह पैदा कर सकते हैं। और जितनी आपके और दूसरों के बीच जगह बढ़ जाती है उतना ही चित्त शांत होता है। दूसरे की मौजूदगी तनाव लाती है। या आपने कभी ख्याल न किया होगा कि दूसरा कुछ भी न करे, सिर्फ मौजूद हो जाए तो तनाव शुरू हो जाता है। आप रास्ते पे चले जा रहे हैं, अकेले
आप दूसरे आदमी होते हैं। रास्ता सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल दूसरे आदमी होते हैं। हो सकता है अपने से बात कर रहे हो, मौज में आ गए हो, गीत गुनगुना रहे हो, वो गीत जो अपने बेटे को आपने कभी नहीं गुनगुनाने दिया, लेकिन दो आदमी निकल आए सड़क पर, बस आप बदल गए। सिर्फ दो आदमियों की मौजूदगी आपको तत्काल टेंस कर देती। अगर बहुत ठीक से समझें तो दी अदर इज द टेंशन, वो जो दूसरा है वही तनाव है। वो जो दूसरा है और वो दूसरे की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। चारों तरफ कोई न कोई मौजूद है, सब तरफ कोई न कोई मौजूद है, कहीं भी चले जाएं कोई न कोई मौजूद है। अकेले होने का कोई उपाय नहीं। इससे एक गहरा तनाव आदमी के मन पर बैठ रहा है। वो तनाव बढ़ती हुई संख्या का सबसे खतरनाक परिणाम है। राजनीतिज्ञों को उसको पता नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये सवाल नहीं है। उनके लिए सवाल ये है कि भोजन पूरा हो जाए, कपड़ा पूरा हो जाए, ना हो पाए तो क्या होगा। उनके लिए सवाल ये है। मेरे लिए सवाल ये है कि अगर संख्या बढ़ती चली गई तो आदमी आत्मा खो देगा, क्योंकि आत्मा अकेलेपन में फ्लावर होती है, वो अकेलेपन में खिलती, लोनलीनेस में, लेकिन लोनलीनेस नहीं। पहाड़ पे जाओ तो पीछे और आगे कारें लगी हुई वहां भी पहुंच जाती है। बीच पर जाओ तो आपके पहले भी कारें, पीछे भी कारें। अमेरिका का बीच देखने लायक हो गया। लोग 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 मील छुट्टी के दिन भागे हुए चले जा रहे हैं, लेकिन गाड़ियां नेक टू नेक फंसी। भाग रहे हैं कि एकांत में जा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग जा रहे हैं वहां एकांत में। और बीच पे पहुंचे तो लाख आदमी वहां खड़े। भीड़ के बाहर होना मुश्किल हुआ जा रहा है। महावीर और बुद्ध बड़े ठीक मौके पे हो गए। अब होते तो पता चलता, अब जिसको होना है उसको पता चल रहा है कि क्या कठिनाई है। लिविंग स्पेस नहीं बची है, अकेले खड़े नहीं हो सकते, अकेला होना असंभव है। और जो आदमी अकेला ना हो पाए वो आदमी ठीक अर्थों में जी ही नहीं पाता। वो बाहर ही बाहर घूमता रहता है, कोई ना कोई मौजूद है, कोई ना कोई मौजूद है, सब तरफ कोई ना कोई मौजूद है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई देख रहा है। ये जो तनाव, ये जो इनर टेंशन है, इसका विस्फोट होगा। नई नई शक्लों में ये डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। तो दूसरे को मिटाने की इच्छा पैदा होगी। अब वो इच्छा बहुत रूप लेगी। पहली बात तो वो रैशनल बनेगी, बुद्धि का खोजेगी। गरीब कहेगा अमीर को मिटाना, क्योंकि अमीर की वजह से हम शांत नहीं हो पाते। कम्युनिस्ट कहेगा कि कम्युनिस्ट विरोधी को मिटाना है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। हिंदू कहेगा मुसलमान को मिटाना है, मुसलमान कहेगा हिंदू को मिटाना है। बहुत गहरे में हम दूसरे को मिटाना चाहते हैं, जगह बनाना चाहते हैं। तो गुजराती कह रहा है महाराष्ट्रीन को मिटाना है, महाराष्ट्रीन कह रहा है गुजराती को मिटाना है, बंगाली कह रहा है मारवाड़ी को न टिकने देंगे कलकत्ते। ये झगड़ा मारवाड़ी, गुजराती, महाराष्ट्रीयन, हिंदू और मुसलमान का नहीं है। ये तो ऊपर से हमने शक्लें ली हैं, झगड़े को शेप दिए हैं। झगड़ा गहरे में यह है कि जगह बनानी है, दूसरे को हटाना है। अफ्रीकन कह रहा है गैर अफ्रीकन हटो, अमरीकी कह रहा है गैर अमरीकी को न घुसने देंगे, ऑस्ट्रेलियन कह रहा है बस बंद दरवाजा, आप कोई भीतर ना आ सकेगा, चीनी कह रहा है बंद कैसे करोगे दरवाजे, हम इतने ज्यादा हो रहे हैं कि हम सब दरवाजे तोड़ के घुस जाएंगे। कोई चीन का कसूर नहीं है हिंदुस्तान पे हमला, संख्या का भारी दबाव। जैसे किसी थैले में जरूरत से ज्यादा चीजें भर दी और उस थैला फटने लगा और चारों तरफ चीजें गिरने लगी। ऐसी चीन की हालत है। 70, 75, 80 करोड़ चीन की सामर्थ्य के बाहर हो गई। थैला छोटा पड़ गया, आदमी ज्यादा है, वो चारों तरफ गिर रहे हैं, उनका कोई उपाय नहीं। सारी दुनिया जिस तकलीफ में खड़ी है आज, वो है कि आदमी और आदमी के बीच जगह चाहिए। अगर जगह खत्म हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाए। चूहों पर बहुत प्रयोग हुए हैं, बड़े अद्भुत अनुभव हुए। अनुभव यह है कि चूहे को भी रहने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए नहीं, सिर्फ दूसरे चूहे और उसके बीच में एक खास फासला चाहिए। कभी कभी मिले, मुलाकात हो, फिर अलग हो जाए, और नहीं तो कठिनाई हो जाती। तो चूहों की लिविंग स्पेस को कम करके बहुत प्रयोग किए गए और पाया गया कि कितने चूहे इकट्ठे रख दिए जाएं एक कमरे में तो चूहे पागल होने शुरू हो जाते, और कितने चूहे कम किए जाएं तो वो स्वस्थ होने शुरू हो जाते।
जंगल में जाके आपको जो अच्छा लगता है उसका कारण जंगल कम, दूसरे लोगों का न होना ज्यादा है। पहाड़ पर जाके आपको अच्छा लगता है उसका कारण पहाड़ कम, वो दी अदर, वो दूसरा नहीं है आंख गड़ाए हुए कि आपके कपड़ों के भीतर देख रहा है चारों तरफ आंखें ही आंखें घेरे हुए, वो नहीं है। वहां आप हल्के हो पाते हैं, आप लेट पाते हैं, जो आपको करना होता है कर पाते हैं, वो असंभव हुआ जा रहा है। मनुष्य का मन मरने के पहले बिल्कुल पागल हो जाएगा अगर इस पृथ्वी पर संख्या बढ़ती चली गई, कोई उपाय काम न आया, और अभी जो हम उपाय कर रहे हैं वो उनसे कोई आशा नहीं बनती। वे बहुत ही कमजोर उपाय है, वे ऐसे हैं जैसे कोई समुद्र को खाली कर रहा हो, छोटे से बर्तन में भर के, गिलास में भर के खाली कर रहा हो। मामला बहुत बड़ा है और सरकारें जो भी कर रही हैं वो बहुत छोटा है, उससे कुछ हल होने वाला नहीं। बहुत कठिनाई है, उससे कुछ हल होने वाला नहीं, क्योंकि वो हम हल करते हैं वो इतना छोटा है, और जब तक हम हल कर पाते हैं 10-5 लाख लोगों को पैदा होने से रोकते हैं, तब तक करोड़ लोग पैदा हो चुके हैं। वो इतने विस्तार पर प्रश्न है। इसके पहले कि दुनिया समाप्त हो भीड़ से, भीड़ पागल होगी, पागल होना शुरू हो गई। आज ठीक मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी का सर्टिफिकेट किसी को भी देना मुश्किल। ज्यादा से ज्यादा इतनी कह सकते हैं कि ये आदमी अभी पागल नहीं हुआ है, ये नहीं कह सकते कि आदमी ठीक है। डिग्री का फर्क रह गया पागल में और सब में, क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का नहीं। ऐसा ही है कि कोई 99 डिग्री पे उबल रहा है, कोई 98 डिग्री पे उबल रहा है, कोई 95 डिग्री पे उबल रहा है, कोई 100 डिग्री पे जाकर छलांग लगा गया और पागल खाने के भीतर। आप 99 डिग्री पे तो आप कह रहे हैं बेचारा, और आपको पता नहीं कि 99 डिग्री किसी भी समय 100 डिग्री हो सकती। विलियम जेम्स अपनी जिंदगी में एक दफा पागल खाने देखने गया, फिर दोबारा गया नहीं, क्योंकि पागल खाने में देख के उस बुद्धिमान आदमी को जो ख्याल आया वो ये था कि ये सारे लोग पागल हो गए। उसमें उसको कोई परिचित मित्र भी था जो कल तक बिल्कुल ठीक था। लौट के घर वो बिस्तर पे लग गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहुत डर गया। उसकी पत्नी ने कहा क्या हो गया तुम? उसने कहा कि कल तक जो ठीक था वो आज पागल हो गया, मैं आज तक ठीक हूं, कल का क्या भरोसा है। और अपने को मैं ये नहीं समझा सकता कि वो बेचारा पागल हो गया, क्योंकि कल तक वो भी अपने को समझाता रहा था कि कोई दूसरा बेचारा पागल हो गया। नहीं, मैं डर गया हूं क्योंकि मेरे भीतर वो सब मौजूद मुझे मालूम पड़ता है, जो विस्फोट हो जाए तो मैं पागल हो जाऊं। हम सबके भीतर वो मौजूद है। कभी एकांत कोने में चले जाएं, कमरे के घर के द्वार बंद कर लें, कागज पर जो भी मन में चलता हो लिख डालें 10 मिनट ईमानदारी से। किसी को बताना नहीं है, नहीं तो ईमानदारी ना बरत पाएंगे। वो दूसरा आया कि आप बेईमान हुए, वो चाहे दूसरा आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, आपका बेटा ही क्यों ना हो, दूसरे के सामने ईमानदार होना बहुत कठिन परीक्षा है। अपने ही सामने ईमानदार होना बहुत कठिन मामला है। 10 मिनट दरवाजे पर ताला लगा लेना और लिखना जो भी मन में चल रहा हो 10 मिनट, जो भी, उसमें कुछ हेर फेर मत करना। तो 10 मिनट के बाद उस कागज को आप किसी को दिखा ना सकेंगे, और अगर दिखाएंगे तो कोई भी कहेगा किस पागल ने लिखी, ये किसके दिमाग से निकली। और आप खुद ही हैरान होंगे कि ये सब मेरे भीतर चल रहा है। चारों तरफ तनाव घिर गया है। इस तनाव के बहुत परिणाम हैं। पहला परिणाम तो ये हुआ है कि सब तरफ कलह है, विग्रह है, कॉन्फ्लिक्ट है। वर्ग के नाम से, धर्म के नाम से, संप्रदाय के, जाति के, भाषा के, इस सब के बहुत गहरे में मानसिक कलह हमारे भीतर है, वो फैल रही है और वो बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ेगी और वो बढ़ेगी, क्योंकि आदमी को भी जीने के लिए जगह चाहिए। वो जीने की जगह उसकी छिन गई। हमने मौत रोक दी और जन्म को रोकने को हम तैयार नहीं। ये जो कलह है ये रोज युद्धों की शक्ल में भभकेगी, फूटेगी। हमने अगर हाइड्रोजन और एटम बना लिया है तो आकस्मिक नहीं है ये। असल में इस जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता, और इस जगत में जो होता है उसके भीतर बहुत गहरे नियम काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी बड़े मजे की बात है ना कि दुनिया में स्त्री पुरुषों की संख्या करीब करीब बराबर है। बड़े मजे की बात है। इसको कौन इंतजाम कर रहा है? बड़ी दुनिया है।
इसमें कभी ऐसा नहीं हो जाता कि एकदम पुरुष ही पुरुष बहुत हो जाएंगे, बहुत हो जाए। 116 लड़के पैदा होते हैं और 100 लड़कियां पैदा होती हैं, और 116 लड़के भी बड़ी व्यवस्था से पैदा होते हैं, क्योंकि सेक्सुअली मैच्योर होने के पहले तक 16 लड़के मर जाते हैं और संख्या बराबर हो जाती है। असल में लड़का कमजोर है लड़की से, लड़की का रेसिस्टेंस ज्यादा है, औरतों की प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा है, वे बीमारी को ज्यादा झेल सकती हैं, कष्ट को ज्यादा झेल सकती हैं, परेशानी को ज्यादा झेल सकती हैं और टूटने से बच सकती हैं। पुरुष की क्षमता रेसिस्टेंस की कम है, इसलिए प्रकृति 116 लड़के पैदा करती है और 100 लड़कियां पैदा करती है। लड़कियां बच जाती हैं, 16 लड़के इस बीच डूब जाते हैं, संख्या 14-15 वर्ष की उम्र होते होते तक बराबर हो जाती है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि कोई इनर सूत्र काम करते हैं जिंदगी में। आदमी ने उन भीतरी सूत्रों पर कई तरफ से हमला कर दिया है और इसलिए बहुत इनर बैलेंस को बिगाड़ दिया है। तो हमने मृत्यु पे तो हमला बोल दिया, बीमारी नहीं होने देंगे, प्लेग नहीं होने देंगे, महामारी नहीं आने देंगे, मलेरिया नहीं होने देंगे, मच्छर को नहीं बचने देंगे, हमने सब इंतजाम कर दिया। उधर से मरने की तरफ हमला बोल दिया, इधर जन्म की तरफ से जो धारा चल रही है वो धारा उसी हिसाब से चल रही है जिस हिसाब से मलेरिया का मच्छर होता तब चलनी चाहिए थी, प्लेग होती, महामारी होती तब चलनी चाहिए थी, काला ज्वर होता तब चलनी चाहिए थी। वो प्रकृति अपने ही अनुशासन से काम करती है। वो अनुशासन उसका चल रहा है भीतर, ना कोई चिंता न करें, यहां बैठे रहे, वो अनुशासन भीतर चल रहा है और हमने अनुशासन का एक छोर बदल दिया। इसलिए मैं संतति नियमन के अत्यंत पक्ष में हूं। दूसरा छोर हमें बदलना पड़ेगा। मौत को अगर हमने छुआ है तो जन्म को छूना पड़ेगा। अब जन्म को प्रकृति के अंधे हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन इस संबंध में भी कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। मेरे लिए ये सवाल भोजन कपड़े लत्ते का कम, मेरे लिए ये सवाल मनुष्य के आत्मिक विकास का ज्यादा है। मेरे लिए सवाल यह कि अगर पूरी मनुष्यता को पागल होने से बचाना है तो संतति पर नियमन करना पड़ेगा, परिवार नियोजन को गति देनी पड़ेगी। और गति जैसी हम दे रहे हैं वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि उसके भी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं जो हम कर रहे हैं अभी। इसके पहले कि मैं उस संबंध में कुछ कहूं, मैं आपसे ये भी कह दूं कि जैसे मैंने कहा कि प्रकृति का एक भीतरी इंतजाम चलता है, वो अंधा है। तो जब भी हम इस तरह की स्थिति पैदा कर लेते हैं तब फिर उस स्थिति को मिटाने के लिए भीतरी बैलेंस की शक्तियों को काम में लग जाना पड़ता है। इसलिए एक तरफ हम मौत को धक्का देके हटा दिए और दूसरी तरफ सामूहिक मौत को निमंत्रण देके बुला रहे हैं, तो तीसरा महायुद्ध सामने खड़ा है। मुझे लगता है कि अगर संख्या बढ़ती गई तो तीसरे महायुद्ध को रोका नहीं जा सकता। अगर तीसरा महायुद्ध रोकना हो तो संख्या दुनिया के एकदम नीचे गिरानी जरूरी है, नहीं तो तीसरा महायुद्ध होगा। और तीसरा महायुद्ध साधारण युद्ध नहीं जैसे पहले हुए, तीसरा महायुद्ध अंतिम युद्ध है। आइंस्टीन से मरने के पहले किसी ने पूछा था कि तीसरे महायुद्ध के संबंध में कुछ बताएं। आइंस्टीन ने कहा तीसरे के बाबत कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन चौथे के संबंध में कुछ पूछते हो तो मैं बता सकता हूं। उस आदमी ने कहा तीसरे के बाबत नहीं बता सकते तो चौथे के बाबत। आइंस्टीन ने कहा चौथे के बाबत एक बात निश्चित है कि चौथा कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे के बाद आदमी के बचने की उम्मीद ही नहीं, तो चौथा युद्ध करेगा कौन। इसलिए चौथे के बाबत निश्चित वक्तव्य उसने दिया कि चौथे के बाबत एक बात निश्चित। लेकिन तीसरे में सबके विनाश की संभावना बढ़ती चली जाती है। इधर आदमी पागल हो रहा है, इधर उसके तनाव बढ़ रहे, इधर वो मरने मारने को, दूसरे को मिटाने को नए नए सिद्धांत खोज रहा, कभी फैसिज्म, कभी कम्युनिज्म, कभी कुछ, दूसरे को कैसे मारो काटो, और अच्छे सिद्धांतों की आड़ों में काटना आसान हो जाता है। इसलिए दुनिया में जो बहुत अद्भुत किस्म के पागल हैं वो हमेशा आइडियोलॉजिस्ट पागल होते हैं। साधारण पागल तो पागल खानों में बंद है, असाधारण पागल कभी स्टालिन हो जाता है, कभी हिटलर हो जाता है, कभी माओ हो जाता है, ऊपर छाती पे बैठ जाता है, सिद्धांत पकड़ लेता है। और सिद्धांत की आड़ में जब वो पागलपन का खेल करता है तो हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। हिटलर ने कोई साक्षात लोगों की हत्या की जर्मनी, अकेले स्टालिन ने कोई अंदाजन करोड़ लोगों की हत्या की रूस, लेकिन कोई हत्यारा न कहेगा स्टालिन को। ये मजा है सिद्धांत के साथ, ये मजा है सिद्धांत के साथ।
करोड़ आदमियों को मारने वाला हत्यारा नहीं, और आप एक आदमी को मारने तो आप हत्यारे, लेकिन वो करोड़ आदमियों को सिद्धांत से मारता है, उनके ही हित में उनको ही मारता है। वो कहता है हम तुम्हारी ही सेवा कर रहे हैं। सिद्धांत का बड़ा तख्ता, फिर सब ठीक हो जाता है, फिर मारा जा सकता है। तीसरा महायुद्ध अनिवार्य हो जाएगा अगर संख्या नहीं रुकती है 10 सालों में, तो 1980 के बाद पार होना बहुत मुश्किल है। तीसरा महायुद्ध अनिवार्य हो जाएगा। वही उपाय रहेगा इनर बैलेंस का, लेकिन वो बैलेंस बड़ा महंगा पड़ने वाला है, उसमें सब मिट जाने की संभावना है। और इसलिए मैं एक और आपको सूचना दूं कि मेरी नजर में चांद पर जाने की जो इतनी तीव्र आकांक्षा मनुष्य को पैदा हुई है, उसका आज कोई कारण नहीं है आज, लेकिन उसके कारण को अगर हम गहरे मनुष्य की चेतना में खोजने जाएं तो मुझे वो इनर बैलेंस फिर वापस ख्याल में आता है। अब पृथ्वी शायद आने वाले 50 वर्षों में रहने योग्य जगह न रह जाएगी। आदमी को हमें किसी दूसरे ग्रह पर बचाने का उपाय करना पड़ेगा। पुरानी कहानी आपने सुनी होगी ईसाइयों की, नोह की। महाप्रलय हुई और सारे लोग मर गए, और परमात्मा ने नोह से कहा कि नाव तू संभाल और एक एक प्राणी जाति के एक एक जोड़े को इसमें बचा ले, और ये नाव को ले जा उस जगह जहां की प्रलय नहीं है, वहां इतने लोगों को बचा ले ताकि फिर से सृष्टि हो सके। नोह की कहानी सच है या झूठ कहना मुश्किल। वैसे झूठ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नोह की कहानी दुनिया की समस्त जातियों में अलग अलग रूपों में प्रचलित है। जब दुनिया इकट्ठी नहीं थी और कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, तब भी वो कहानी प्रचलित है महाप्रलय की, कि कभी महाप्रलय हुई जब सब डूब गया और सिर्फ स्पेसिमेन बचाए जा सके, एक आदमी एक औरत, एक गधा एक गधी, एक बंदर एक बंदरी, इस तरह स्पेसिमेन बचा के और फिर सब कार्य शुरू करना पड़ा। इसकी संभावना बढ़ती जाती है कि अगर तीसरा महायुद्ध पृथ्वी पे होता है तो पृथ्वी से बचने की तो कोई उपाय नहीं होगा, कुछ लोगों को पृथ्वी के बाहर ले जाना पड़ेगा। मगर ये सब जरूरी नहीं है, ये सब रोका जा सकता है। रोकने का क्रम वहां है जहां संतति हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम वैकल्पिक रूप से रोक रहे हैं। हम वॉलंटरी रोकने के लिए लोगों से कह रहे हैं, समझा रहे हैं स्वेच्छा से समझ जाओ। नहीं, स्वेच्छा से समझने का मामला नहीं है ये कंपल्सरी हो तो ही संभव हो सकता है, अनिवार्य हो, वैकल्पिक नहीं, ऐच्छिक नहीं। ऐसा नहीं कि हम आपको समझा रहे हैं कि आप 2 या 3 बच्चे या भी लगाने से खतरा है, या बिल्कुल नहीं चाहिए बीच में, क्योंकि या का कोई अंत नहीं है। 2 बच्चे यानी 2 बच्चे, तीसरा बच्चा यानी नहीं, और ये नहीं आपकी इच्छा पर छोड़ी गई तो हल होने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी की चेतना इतनी कम है कि उसे पता ही नहीं कि कितनी बड़ी समस्या है, ये उस पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये अनिवार्य करना होगा, इसे इतनी बड़ी अनिवार्यता देनी होगी जैसे इमरजेंसी की अनिवार्यता होती है। इससे बड़ी कोई इमरजेंसी नहीं है। और वैकल्पिक स्वेच्छा से वॉलंटरी जो हम करवा रहे हैं उसका नुकसान भी बहुत है, उसका नुकसान बहुत गहरा है। बड़ा मजा यह है कि जब हम स्वेच्छा से लोगों को समझाते हैं तो जो समझदार वर्ग है वो समझ जाता है, और जो ना समझ वर्ग है वो नहीं समझता। तो समझदार वर्ग अपने बच्चे कम कर लेगा और ना समझदार वर्ग अपने बच्चे बढ़ा देगा। उसका बैलेंस मेरिट का और बुद्धि का भयंकर नुकसान होगा। आमतौर से वैसे भी समझदार आदमी जिम्मेवार नहीं है बच्चे बढ़ाने में। आमतौर से ही जो सुशिक्षित है, सोच विचार वाला है, और जिसको थोड़ी भी बुद्धि है, वो दुनिया की फिक्र भला ना करता हो, लेकिन उसके घर में एक रेडियो चाहिए, रेडियोग्राम चाहिए, या टीवी चाहिए, या कार चाहिए, तो उसे बच्चे रोकने पड़ते हैं। तो जो थोड़ा सा भी सोच विचार करता है अपना ही सिर्फ, वो बच्चे नहीं बढ़ाता। इसलिए फ्रांस अकेला मुल्क है जहां जनसंख्या गिर रही है। मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का सबूत दिया है। अकेला मुल्क है जहां जनसंख्या गिर रही है, जहां की सरकार पोस्टर लगाती है कि भाई जनसंख्या थोड़ी बढ़ाओ, क्योंकि डर यह है कि दूसरों की संख्या बहुत हो जाए और फ्रांस की संख्या कम हो जाए, तो फ्रांस में स्पेस बन जाए तो चारों तरफ से लोग भीतर प्रवेश कर जाएंगे, फ्रांस रोक नहीं सकेगा।
बुद्धिमान मुल्कों की संख्या ठहर गई है, स्वीडन हो या स्विट्जरलैंड हो, नॉर्वे हो या बेल्जियम हो, वो ठहर गए। यूरोप की संख्या ठहरने के करीब पहुंच गई है, एशिया विक्षिप्त हुआ जा रहा है। इसलिए पश्चिम को सबसे बड़ा खतरा है आपके लिए। वो अगर बर्थ कंट्रोल के साधन मुफ्त भेज रहे हैं तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ परोपकार है। पश्चिम के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि एशिया उसको दबा देगा कीड़े मकोड़ों की तरह। सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त पश्चिम को। एक तो उसने संपन्नता पाली है, समृद्धि पाली है, सभ्यता पाली है। हजारों हजारों साल के मनुष्य के सपने आज जब करीब होने आए हैं पूरे, तब एशिया इतने बच्चे पैदा कर रहा है वो सारी दुनिया को दबा डालेंगे। ये बैरियर ज्यादा दिन तक काम नहीं करेंगे राष्ट्रों की सीमाओं, और न वीसा और पासपोर्ट ज्यादा दिन रोकेंगे। संख्या जैसे ही सीमा के बाहर होगी कोई नियम काम नहीं करेगा, लोग एक दूसरे मुल्कों में प्रवेश कर जाएंगे और जहां जगह होगी वहां हावी हो जाएंगे। क्योंकि मरता क्या न करता, मरने के लिए कोई अगर मरना ही है तो फिर कोई पुलिस नहीं रोक सकती, कोई बैरियर नहीं रोक सकता। एशिया सबसे बड़ा खतरा हो गया सारी जगत के लिए, इसलिए सारा जगत चिंतित है, सहायता पहुंचाता है। बर्थ कंट्रोल की एड्स लो, पिल्स लो, सारा इंतजाम करो, हम तैयार हैं आपकी सेवा में, लेकिन कृपा करके आप बच्चे पैदा मत करो। आप अपने लिए तो खतरा हो ही, आप सारी दुनिया की सुविधा के लिए भी खतरा हो। लेकिन अगर इसे हमने स्वेच्छा पर छोड़ा तो हम नुकसान में पड़ेंगे। समझदार आदमी बच्चे पैदा करता ही नहीं, कम करता है। आमतौर से समझदार आदमी बच्चे कम पैदा करता है। अगर समझदारी लोग हो तो संख्या थोड़ी कम होगी हर पीढ़ी के बाद, लेकिन गैर समझदार बच्चे बहुत जोर से पैदा करता है। वो समझ लेना जरूरी कि वो क्यों करता है। गैर समझदार बच्चे इतने ज्यादा क्यों पैदा करता है, एक मजदूर या एक किसान इतने बच्चे क्यों पैदा करता है? इसके दो कारण। एक तो समझदार आदमी सेक्स के अतिरिक्त कुछ और सुख भी खोज लेता है जो गैर समझदार नहीं खोज पाता। संगीत है, साहित्य है, धर्म है, ध्यान है, कुछ और रास्ते भी खोज लेता है जहां से उसे आनंद मिल सकता है। वो जो गैर समझदार है उसके लिए आनंद सिर्फ एक है, वो सेक्स से संबंधित है, वो आनंद और कहीं भी नहीं है। न वो एक रात उपन्यास पढ़ के बिता सकता है कि इतना डूब जाए कि पत्नी को भूल सके, न वो एक दिन ध्यान में प्रवेश कर पाता, न वो बांसुरी में उसे कोई रस नहीं। उसका चित्त उस जगह नहीं आया जहां की आदमी यौन के ऊपर सुख खोज लेता है। जितने आदमी यौन के ऊपर सुख खोज लेते हैं उनकी यौन की भूख निरंतर कम होती चली जाती है। अगर वैज्ञानिक अविवाहित रह जाते हैं तो कोई ब्रह्मचर्य साधने के कारण नहीं, या संत अविवाहित रह जाते हैं तो कोई ब्रह्मचर्य साधने की वजह से नहीं। कुल कारण इतना है कि उनके जीवन में आनंद के नए द्वार खुल जाते हैं। वे इतने बड़े आनंद में उड़ने लगते हैं कि यौन का आनंद अर्थहीन हो जाता है। गरीब के पास, अशिक्षित के पास, ग्रामीण के पास, श्रमिक के पास और कोई मनोरंजन नहीं है। इसलिए जिन मुल्कों में मनोरंजन की जितनी कमी है उन मुल्कों में संख्या उतनी तेजी से बढ़ेगी। उसके पास एक ही मनोरंजन है, वो जो प्रकृति ने उसे दिया है। मनुष्य निर्मित कोई मनोरंजन उसके पास नहीं। लेकिन ये सुनेगा नहीं, क्योंकि ये सुनने की स्थिति में भी नहीं। ये बच्चे पैदा करता चला जाएगा और समझदार वर्ग सुन लेगा और चुप हो जाएगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा। तो वैसे ही जिन मुल्कों की प्रतिभा कम है वो और कम हो जाएगा, सौंदर्य कम हो जाएगा, स्वास्थ्य कम हो जाएगा, प्रतिभा कम हो जाएगी। इसलिए मैं वॉलंटरी बर्थ कंट्रोल के सख्त खिलाफ, बर्थ कंट्रोल के पक्ष में, संतति नियमन के सख्त पक्ष में हूं, लेकिन स्वेच्छा से संतति नियमन के सख्त खिलाफ। संतति नियमन चाहिए अनिवार्य, कंपल्सरी, तो ही अर्थपूर्ण हो सकता है और तो मुल्क की प्रतिभा को गति दी जा सकती है। और इसके लिए कितने और पैमाने उपयोग करने चाहिए वो मैं दो चार बात करूं। एक तो मेरी दृष्टि में संतति नियमन और बहुत से इम्प्लीकेशंस लिए हुए और बहुत अंतर्गर्भित संबंध हैं उसके। असल में
गरीब आदमी ज्यादा बच्चे पैदा करने में उत्सुक होता है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए ज्यादा बच्चे मुसीबत नहीं लाते, सुविधा लाते। अमीर आदमी ज्यादा बच्चे पैदा करने में उत्सुक नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा बच्चे उसे सुविधा नहीं लाते, असुविधा लाते। अगर मेरे पास लाख रुपए हैं और मैं 10 बच्चों को पैदा करूं तो 10-10 हजार बढ़ जाएंगे, मैं लखपति न रह जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं 10 बच्चे पैदा करूं तो 10 बच्चे 8-8 आने लाके कम से कम शान मुझे दे दें। तो जब तक हम गरीब को, वो जो नीचे बड़ी वृहत जनसमूह है, उसको भी ऐसी व्यवस्था न दे सकें कि बच्चे बढ़ना उसके लिए असुविधा का कारण हो जाए, तब तक वो सुनने वाला नहीं। लेकिन अभी हमारी बड़ी अजीब स्थिति है। हमारा मुल्क तो कॉन्ट्राडिक्शंस का है, कोई हिसाब ही नहीं हमारे मुल्क के विरोधाभासों का। इधर हम सारे मुल्क को समझाते हैं कि बच्चे कम पैदा करो, उधर जिसके बच्चे ज्यादा हैं उस पर टैक्स कम लगाते हैं, जिसके बच्चे कम हैं उस पर टैक्स ज्यादा लगाते हैं। उधर इधर समझाते हैं बच्चे नहीं, उधर अविवाहित पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, विवाहित पर कम टैक्स लगाते हैं। पागलपन की दुनिया हो सकती है कोई तो इस मुल्क में। अगर बच्चे पैदा करने कम करने हैं तो विवाहित पर ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा और अविवाहित को सुविधाएं देनी पड़ेंगी कि वो ज्यादा देर तक अविवाहित रह जाए। ज्यादा बच्चों पर ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। बहुत उल्टा मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम सोचते हैं ज्यादा बच्चे बेचारे को सहायता पहुंचाओ, ज्यादा बच्चों पर टैक्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। हर नया बच्चा ज्यादा टैक्स घर में लाए तो बच्चे को लाने में डर शुरू होगा। लेकिन हर बच्चा घर में टैक्स कम करे तो लाना अच्छा ही। इस वक्त जिनके घर में ज्यादा बच्चे हैं वो बड़े फायदे में, वो पार्टनरशिप बना लेते हैं, सबके टैक्स कम कर लेते हैं। एक और हम चाहते हैं कम हो जाएं और दूसरी ओर जो भी हम कर रहे हैं वो 50 साल पुराने नियम है, जबकि ज्यादा होने में कोई खतरा ना था। अनिवार्य चाहिए और जीवन के सब पहलुओं पर ध्यान लेना चाहिए कि कहां कहां बच्चों को रोकने में क्या क्या करना पड़ेगा, वहां सारी फिक्र कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो हमने जो अब तक जो जगत था और अब जो नहीं हो सकेगा, उस जगत से बहुत सी नैतिकताएं, बहुत से सिद्धांत हम लेकर आए जो कि होने वाले जगत में बाधा बनेंगे, उन्हें हमें तोड़ना पड़ेगा। उनके साथ तालमेल नहीं हो सकता। अब जैसे गांधी जी खिलाफ थे संतति नियमन के, और उन्होंने जिंदगी में जितनी गलत बातें कही उसमें ये सबसे ज्यादा गलत बात है। वो संतति नियमन के खिलाफ थे। वो कहते थे बर्थ कंट्रोल से अनीति बढ़ जाएगी। उनको इसकी फिक्र नहीं है कि बर्थ कंट्रोल नहीं हुआ तो मनुष्यता मर जाएगी। उनको फिक्र इसकी है कि बर्थ कंट्रोल से कहीं अनीति न बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुंवारी लड़की किसी लड़के से संबंध रखे और पता न चल पाए। पता चलाने की किसी को जरूरत क्या है? ये पीपिंग टॉम की प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक है। पता चलाने की जरूरत क्या है? ये अनैतिक है। ये पता चलाने की इच्छा है। पड़ोस की लड़की का किससे क्या संबंध है? अगर कोई आदमी उसमें उत्सुक होकर पता लगाता फिर रहा है तो ये आदमी अनैतिक है। ये अनैतिक इसलिए कि दूसरे के आदमी की जिंदगी में तनाव पैदा करने की कोशिश में लगा है। इससे प्रयोजन क्या है? लेकिन पुराना सब नीतिवादी इसमें उत्सुक था कि कौन क्या कर रहा है। वो सबके आसपास घरों में घूमता रहता। पुराना महात्मा जो है वो हर आदमी का पता लगाता रहता कौन क्या कर रहा है। मनुष्यता मर जाए इसकी फिक्र नहीं। महात्मा को इस बात की फिक्र है कि कहीं कोई अनीति ना हो जाए। हालांकि महात्मा की फिक्र से अनीति रुकी नहीं है। गांधी जी के आश्रम में भी वही होता जो कहीं भी हो रहा है, होता था, होगा ही। ठीक गांधी जी की आंख के नीचे वही होगा। उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिसे हम अनीति कह रहे हैं अगर वो स्वभाव के विपरीत है तो स्वभाव बचेगा और अनीति नहीं बचेगी। और अनीति क्या है? कभी हमने नहीं सोचा कि एक स्त्री को 10 बच्चे पैदा होते तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसको हमने अनीति नहीं माना। हमने तो कहा कि स्त्री का तो काम ही मां होना है। मां होने का मतलब हमने समझा कि मां होने की फैक्ट्री होना है।
तो एक फैक्ट्री का काम हमने लिया है। अगर हम पुरानी स्त्री की आज से 40 साल पहले को, आज भी गांव में एक स्त्री की जिंदगी एक फैक्ट्री की जिंदगी है, जो हर साल एक बच्चा दे जाती है और फिर दूसरे बच्चे की तैयारी में लग जाती। जो हम मुर्गी के साथ कर रहे हैं वो हम स्त्री के साथ भी किए, लेकिन ये अनीति नहीं थी। एक आदमी अगर 20 बच्चे अपनी पत्नी से पैदा करे तो दुनिया का कोई भी ग्रंथ और कोई महात्मा नहीं कहता कि यह आदमी अनैतिक है। यह आदमी अनैतिक है, इसने एक स्त्री की हत्या कर दी, उसके व्यक्तित्व में कुछ ना बचा, वो सिर्फ एक फैक्ट्री रह गई। लेकिन यह अनैतिक नहीं है, ये अनैतिक नहीं है। अनैतिक हमने मालूम क्या किस चीज को बनाए हुए, और वो समझाएंगे गांधी जी, विनोबा जी, वो कहेंगे कि नहीं ब्रह्मचर्य साथ हो। अभी 5000 साल से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे हैं, और इनके ब्रह्मचर्य की शिक्षा वो भी दी जाते हैं। वो कहते हैं संतति नियमन नहीं, हाँ ब्रह्मचर्य साथ हो। और वो ब्रह्मचर्य कोई एक साधता हो, साथ लेता हो, तो भी वो कोई मेजर नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। ये प्रश्न इतना बड़ा है, ये प्रश्न इतना बड़ा है कि इस प्रश्न को ब्रह्मचर्य से हल नहीं किया जा सकता। 5000 साल सबूत गवाही है कि 5000 साल के शिक्षक समझा समझा के मर गए, कितने ब्रह्मचारी तुम पैदा कर पाए। गांधी जी भी 40-50 साल मेहनत किए, कितने ब्रह्मचारी पैदा कर गए। सच तो यह है कि खुद के ब्रह्मचर्य पे भी उन्हें कभी भरोसा नहीं था, आखिरी वक्त तक भरोसा नहीं था। कहते थे जागते में तो मेरा काबू हो गया है, लेकिन नींद में लौट आता है तो लौट ही आएगा। जागने में जो काबू करेगा उसका लौटेगा ही, उसमें और कोई कसूर नहीं, कसूर खुद का है। दिन भर संभाले हैं तो नींद में संभालना शिथिल हो जाता है, तो नींद में जो दिन भर नहीं किया वो नींद में करना पड़ता है, और नींद में करने से दिन में करना बेहतर है। कम से कम नींद तो खराब नहीं होती। ब्रह्मचर्य से चाहते हैं कि संख्या का अवरोध हो जाए, नहीं होगा। साधु संत ये भी समझा रहे हैं कि तुम हकदार नहीं हो, परमात्मा बच्चे भेजता है, तुम रोकने के हकदार नहीं। और यही साधु संत अस्पताल चलाते हैं। परमात्मा बीमारी भेजता है, उसको क्यों रोकते हैं? और परमात्मा मौत भेजता है तो अस्पताल क्यों भागते? अभी तो आज मैं निकल रहा था, एक अस्पताल देखा, आयुर्वेदिक कोई स्वामी का नाम लिखा, फला फला स्वामी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। तो स्वामी अस्पताल किस लिए खोल रहा है? आयुर्वेदिक ढंग से मरने के लिए लोगों को। मरने के ढंग भी होते हैं, कोई एलोपैथिक ढंग से मरता है, कोई आयुर्वेदिक ढंग से, कोई होम्योपैथिक ढंग से भी मरने के शौकीन होते। इसलिए खोला ये अस्पताल, निश्चित बचाने के लिए खोला होगा लोगों को। तो अगर बच्चे परमात्मा भेज रहा है तो मौत कौन भेज रहा है? तो मौत से लड़ने को वैज्ञानिक, और बच्चे पैदा करवाने को परमात्मा आशीर्वाद, ये महात्मा आशीर्वाद देते रहेंगे। ये सब क्रिमिनल्स हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर जन्म पर रोक लगाने में परमात्मा का विरोध है तो फिर सब अस्पताल बंद, फिर मौत पे भी रोक नहीं लगानी चाहिए, तो फिर बैलेंस अपने आप हो जाएगा, फिर कोई तकलीफ न हो। लेकिन बड़ा आश्चर्य, इसलिए मैं कह रहा हूं हमारा मुल्क बड़े कंट्राडिक्शंस में जीता है। नहीं, जो मौत के साथ किया है वो जन्म के साथ करना पड़ेगा, और नहीं करना तो दोनों के साथ मत करो। फिर मच्छर पलने दो, मलेरिया फैलने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर कोई बर्थ कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसकी जरूरत इसलिए पड़ी, प्रकृति तो अपना इंतजाम कर लेती थी। आदमी ने एक कोने से रुकावट डाल दी, अब दूसरे कोने पर रुकावट डालते हैं तो वो कहते हैं परमात्मा आड़े आता है। परमात्मा बिल्कुल आड़े नहीं आता, लेकिन महात्मा सदा परमात्मा के नाम से बहुत जिंदगी की जरूरी चीजों में आड़े आते रहे। उनका बल जरूर है, उनका बल है। अंधे आदमी को उनका बल स्वाभाविक है, और जब वो अंधा बल अंधे आदमी की उसकी ही मनोवृत्ति का सहयोग देता है तब तो बहुत सहारा मिल जाता है। तब वो कहता है बिल्कुल ठीक, हम बच्चे रोकने वाले कौन? मुझे एक छोटी सी कहानी आती है, वो मैं कहूं और बात पूरी करूं। मैंने बंगाली में एक उपन्यास है, उस उपन्यास में एक परिवार बद्री केदार की यात्रा को गया है। बंगाली गृहिणी, उसका परिवार है। बंगाली गृहिणी भक्त है, एक सन्यासी भी रास्ते में साथ हो लिया है। बंगाली गृहिणी खाना बनाती तो पहले सन्यासी को खिलाती, फिर पति को। स्वभाव था
मेहमान भी है, सन्यासी भी है, और जो जो अच्छा है पहले सन्यासी को। रास्ते का मामला है, सन्यासी इतना खा जाता है कि बाकी के लिए फिर समझो बचा खुचा ही रह जाता है। पति बहुत परेशान है। असल में पति और पत्नी के बीच अगर सन्यासी खड़ा हो जाए तो पति सदा ही परेशान हो जाता है। उसकी समझ में भी नहीं पड़ता क्या हो रहा है, और पत्नी की दहशत की वजह से कह भी नहीं सकता कि क्या हो रहा है। सब मंदिर पति चला रहे हैं वाया पत्नी, सब साधु संत पति पाल रहे हैं वाया पत्नी। पत्नी वहां जा रही है तो वो सब पल रहा है। वो सन्यासी सब खा जाता है। फिर पीछे से कोई यात्री आया है और संदेश लाया है, बंगाली मिठाई लाया है। पति बहुत डरा हुआ है, वो बड़ा शौकीन है संदेश का। वो कहता है कि बचेगी थोड़ी, वो तो सन्यासी सब पहले साफ कर जाए। दूसरे दिन वो बड़ा भयभीत है, संदेश रखे गए, सन्यासी सब साफ कर गया। उसने तो रोटी आज रहने दो, वो सब संदेश खा गया। पति को इतना मुश्किल हुई कि एक संदेश भी नहीं बचा। तो उसने सन्यासी से कहा, आप हम पे ख्याल ना करें तो कम से कम अपने पे तो ख्याल करें। उस सन्यासी ने कहा कि तू नाचते है। अरे जिसने पेट दिया वही ख्याल करेगा, हम परमात्मा के बीच में बाधा नहीं आते। सन्यासी ने कहा जिसने पेट दिया है वही ख्याल भी करेगा, हम बीच में बाधा डालने वाले कौन? संदेश सन्यासी डालेगा, संदेश सन्यासी डालेगा, बाधा नहीं डालेगा, वो परमात्मा तो छोड़ देगा। आदमी की बेईमानी बहुत पुरानी है, इस मामले में बहुत महंगी पड़ेगी, जनसंख्या के मामले में बहुत महंगी पड़ेगी। साफ समझ लेना जरूरी है कि बच्चे रोकना ही पड़ेंगे अगर पूरी मनुष्यता को बचाना है, अन्यथा आपके बढ़ते बच्चों के साथ पूरी मनुष्यता का अंत हो सकता है। ये मैंने थोड़ी सी बातें कही, ये सवाल तो बहुत बड़ा है और इसके बहुत पहलू, इस पर सोचना है। मेरी बात को मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। न तो मैं कोई गुरु हूं, न कोई महात्मा हूं, और न परमात्मा की तरफ से कोई सर्टिफिकेट लेके आया हूं कि जो कहता हूं वो सही है। जैसा एक सामान्य आदमी अपनी बात कहता है, वैसा एक लेमैन जो निवेदन भर कर सकता है, आग्रह नहीं कर सकता, जो ये नहीं कह सकता कि यही सत्य है, जो इतना ही कह सकता है कि ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। वो बातें मैंने आपसे कही, आप सोचना। शायद कोई बात आपके विचार से ठीक मालूम पड़े तो वो आपकी हो जाएगी, फिर वो मेरी नहीं है, फिर उसमें मेरा कोई जुम्मा नहीं है, वो आपकी और आप जिम्मेवार है। और अगर कोई बात ठीक ना दिखाई पड़े तो क्षण भर भी मोह मत करना, उसे बिल्कुल फेंक देना। बहुत बोर हो चुका तो गलत बातों की भीड़ इकट्ठी हो गई सिर पे, उस कचरे को एकदम फेंक देना। जो मेरी बात गलत दिखाई पड़े उसे 1 मिनट भीतर मत रखना, लेकिन सोच लेना फेंकने के पहले। और अगर सोचने से कुछ ठीक दिखाई पड़ जाए वो आपका हो जाएगा। और जो